नमस्ते दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी 2025 के 10 जून वाले पेपर का सेकंड शिफ्ट। इस शिफ्ट में कुछ नए सवाल भी देखने को मिले जो बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं। इस सभी सवालों को हम लोग बेहतरीन ढंग से करने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ और साथ में उनका ट्रिक भी डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो सवाल यहाँ पर दिया गया है ये रेशियो एंड प्रपोर्शन का है। कह रहे हैं कि सी 44 और बी का तीसरा समानुपाती है, यानी कि 44 और बी का थर्ड प्रोपोर्शन कौन होगा? सी होगा। यदि बी पहली 3 समप्राकृत संख्याओं का योग है तो सी का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। देखिए, प्रोपोर्शंस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, अवगत हैं इस चीज़ से। ये जो सी है 44 और बी का थर्ड प्रोपोर्शन है, मतलब तीसरे नंबर पे हमारा सी रहेगा। तो यहाँ पर ये जो 44 है और बी, इनका थर्ड प्रोपोर्शन कौन कह रहा है कि सी है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि 3 संख्याएं अगर प्रोपोर्शन में होती हैं तो बीच वाले को कहते हैं मीन प्रोपोर्शन, इसको फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, अब ये समझना है आपको, है ना। ये जो बीच वाली वैल्यू है मतलब मीन प्रोपोर्शन, इसका स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो बी स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी हो गई? 14 इंटू सी, यानी कि 44 इंटू सी हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब यदि बी पहली 3 समप्राकृत संख्याओं का योग है, देखिए समप्राकृत संख्याएं पहले शुरू से लेकर, है ना, तो पहली समप्राकृत संख्या कौन सी होगी? 2 होगी, फिर अगला 4 होगा, फिर अगला 6 होगा। 3 ठो बोला है ना, तो 3 का सम कितना हो जाएगा? 4 2 6 6 12, यानी ये जो 12 है 3 समप्राकृत संख्याओं का योग वो b की वैल्यू है। तो b की वैल्यू हमारे पास 12 मिल गई, यहाँ पर 12 रख दीजिए तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और 12 के स्क्वायर का मतलब लिख सकते हैं 12 इंटू 12, ये 44 आपका नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 44 इज इक्वल टू यहाँ पर c। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको 4 से काटें तो 4 से इसको काटते ही ये हो जाएगा 11, और 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, मतलब 36/11, है ना। 36 बटा यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों? 11 हो गया। यही आपके सी की वैल्यू है। लगाइए तो 11 3 33, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और 3 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ये आपके इस सवाल का करेक्ट आंसर रहा। क्लियर हो गया सभी को ना? आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अब इस सवाल में आपसे क्या पूछा गया है? एक आयताकार खेत की भुजाएं 11 मीटर और 14 मीटर लंबी है। इसका जो एरिया है एक वृत्ताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्ताकार खेत की परिधि हमको निकालनी है, तो सबसे पहले रेडियस निकालना है। एक है रेक्टेंगुलर और एक है सर्कुलर, दोनों के एरिया हमें बराबर करना है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर सर्कल के एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, कितना होता है? पाई आर स्क्वायर ये होता है। ये किसके बराबर होगा? इसके एरिया के बराबर, यानी रेक्टेंगुलर जो खेत है उसके एरिया के बराबर। तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई कितना है यहाँ पर? 11 इंटू 14 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब पाई की वैल्यू यहाँ पर आप लोग रख सकते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? कितनी गिवन है? 22/7 दे रखा है कि भाई 22/7 ही रखिए, है ना। तो यहाँ पर रख देंगे 22/7। 11 से देखिए 11 और 2 इसका, है ना, तो 11 और 2, तो यहाँ से 7 बचा, और 11 दूना 22, ये ख़त्म हो गया। 7 उधर जाएगा 49 हो जाएगा, यानी रेडियस की वैल्यू यहाँ पर सीधे सीधे 7 आ गई। हमें पूछा था वृत्ताकार खेत की परिधि 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई का मतलब यहाँ पर 22/7, है ना, इंटू रेडियस। रेडियस कितना है? 7, तो 7 7 कट गया, 44 के बराबर आ जाएगा। 44 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे चलिए तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल यहाँ पर देखिएगा। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 98 मिनट और 28 मिनट में भर देते हैं। टंकी को खाली करने के लिए उसके तल में एक पाइप लगा हुआ है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी 21 मिनट में भर जाती है। यदि कोई अन्य पाइप ना खुला हो तो
टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। बढ़िया सवाल है। देखिए, दो पाइप हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि एक का नाम ए है, दूसरे का नाम यहाँ पर बी है। ये जो है 98 मिनट में भर सकता है और ये जो है 28 मिनट में भर सकता है। अब एक और भी पाइप है जो खाली करने का काम कर रही है, यानी कि सी पाइप। इसमें बोला जा रहा है कि यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, यानी कि तीनों पाइप साथ में काम करें, तीनों पाइप साथ में काम करेंगे तो ए प्लस बी और प्लस यहाँ पर सी हो जाएगा। तीनों पाइप साथ में काम करेंगे तो साथ में कितना मिनट लग जाता है भरने में, 21 मिनट। ठीक है, 98, 28 और 21 इन तीनों का ले लीजिए एलसीएम, तो हमें पता चल जाए कि टोटल टंकी की कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है, कितना पानी उसमें आ सकता है। देखिए, 98, 28 और 21 के एलसीएम कैसे लेंगे। पहले इनमें कॉमन क्या है, देखिए 7 यहाँ 7 यहाँ 7 यहाँ, 7 कॉमन हमने ले लिया। एलसीएम निकालने का तरीका बता रहे हैं। 14 सत्ते 98, मतलब ये हो गया 14। यहाँ से 7 कॉमन लिए तो 4 बचा, यहाँ से 7 कॉमन लिए तो 3 बचा, है ना। अब देखिए 14 और 4 के एलसीएम तो 28 हो जाएगा, और 28 और 3 में कुछ कॉमन नहीं होता, इसका मतलब 28 और 3 का जो मल्टीप्लाई है वही एलसीएम बनेगा। तो 7 तो पहले से है, इन दोनों का 28 हो गया, है ना, और इंटू यहाँ पर 3 हो गया। क्लियर। तो 7 तियाँ 21 इंटू 28 ये हो जाएगा एक्चुअली में। अब हमें निकालनी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो टोटल कैपेसिटी है डिवाइड बाई यहाँ पर कितने मिनट लग रहा है। तो अगर हम 7 28 गुणे 3 डिवाइड बाई 98 करेंगे तो क्या बचेगा, थोड़ा सोचिए। अगर हम डिवाइड बाई 98 कर दें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 7 से ये 14 बार में कटेगा कि नहीं, 14 से ये 2 बार में कटेगा, तो 2 तियाँ 6 हो गया, मतलब ए की इफ़िशियंसी 6 आ गई। इसी तरीके से अब देखिए बी की इफ़िशियंसी, तो 7 गुणे 28 गुणे 3 डिवाइड बाई 28 कर देंगे तो 28 कट जाएगा, 7 और 3 बचेगा, यानी कि 21 हो जाएगा। इसी तरीके से इसकी इफ़िशियंसी, मतलब तीनों की टोटल इफ़िशियंसी, तो 7 गुणे 3 ये 21 हुआ, मतलब ये 21 गुणे 28 है। तो 21 गुणे 28 डिवाइड बाई 21 करेंगे तो 21 ख़त्म, 28 बच जाएगा यहाँ पर, ये हो गया। अब देखिए कि तीनों की टोटल इफ़िशियंसी यहाँ पर 28 है, जबकि इन दोनों की इफ़िशियंसी 21 और 6 मतलब कि यहाँ पर 27 है। तो सी की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी बताइए। तो यहाँ पर सी की इफ़िशियंसी, क्योंकि टोटल का यहाँ पर 28 है, उसमें से इन दोनों की इफ़िशियंसी हम लोग घटा देंगे, यानी कि 27 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सी की इफ़िशियंसी 1 आ गई, मतलब सी जो है 1 मिनट में 1 यूनिट खाली कर रहा है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल कैपेसिटी कितनी थी, 7 गुणे 8 गुणे 28 है ना, 7 गुणे 28 गुणे यहाँ पर 3 है ना, ये वाला टोटल कैपेसिटी था। डिवाइड बाई यहाँ पर कर देंगे इफ़िशियंसी, क्योंकि 1 मिनट में 1 यूनिट भर रहा है तो खाली कर रहा है, तो इतना यूनिट खाली करने में कितना समय लग जाएगा। डिवाइड में तो 1 ही है, यूनिट डिजिट लगा लीजिए। देखिए 7 अट्ठे 56 यानी 6 और 6 तियाँ 18 यानी कि इकाई अंक 8 बनेगा आपका। 8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, क्लियर हो गया। आगे चलिए। अब ये सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। क्या कह रहा है इसमें, अल्फ़ा और बीटा द्विघात समीकरण y² - 9y + 8 = 0 के रूट्स हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। सीधे सीधे आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लीजिए। तो सम ऑफ रूट कितना होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, अल्फ़ा प्लस यहाँ पर बीटा माइनस b/a, b की वैल्यू ये पूरी है, ठीक है, तो माइनस रहेगा फार्मूला का, और b की वैल्यू कितनी है, -9 है, तो ये हो गया -9 डिवाइड बाई a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, क्योंकि y² का कोफिशिएंट 1 है, तो डिवाइड बाई 1 हो गया। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ गया, सीधे सीधे 9। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो c/a, c की वैल्यू ये रही 8/1 यानी कि 8 ही आ जाएगा। हमें क्या चाहिए था, अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि 9 आया है, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि 8 आया है, तो कितना आ गया 1। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। आगे चलिए।
ये बढ़िया सवाल है। गोपाल को पहले वर्ष अपनी बिक्री में 2% की वृद्धि और दूसरे साल 20% की वृद्धि मिलती है, इंक्रीमेंट मिलता है, और उससे उसकी वर्तमान बिक्री 1,83,600 है। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी होगी? ठीक है, 2 वर्ष पहले मान लीजिए कि उसकी बिक्री x रुपया था। ठीक है, कितना था? x रुपया। ये एक लाइन वाले सवाल होते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले साल 2% बढ़ा, 2% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा बिक्री? यहाँ पर 102% हो जाएगा। 102% यानी डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पर दूसरे वर्ष 20% बढ़ा, तो 20% बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा? 120% हो जाएगा। भाई 100 में 20 बढ़ाएंगे, 120% यानी डिवाइड बाय 100। तो 2 बार बढ़ने के बाद अब कितना हो गया है? 1,83,600 रुपये, है ना। तो 1,83,600 रुपया हो गया यहाँ पर। अब इसको यहाँ पर काट लीजिए। देखिए, एक तो 0 से आपका 0 कट गया, है ना। ये देखिए, ये 17 से कटेगा, 17 छक्के 102, इधर भी 17 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? 17 एक कम 17, फिर बचा 1 तो 13 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो 0, फिर 136 हो गया, तो 17 अट्ठे 136, है ना। फिर डबल 0 हो गया यहाँ पर। फिर 12 से ये कट जाएगा, तो 12 नहीं हो 108, है ना। तो ये 900 हो गया। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास x की जो वैल्यू है ये 900 तो है ही, है ना। और ये 3 ठो 0, 1 2 3, 3 ठो 0 ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। 3 0 ये हो गया। अच्छा, ये 6 अभी बचा हुआ है तो नीचे आ जाएगा। ठीक, तो 6 से मतलब 15 छक्के 90 होता है, तो 15 और 1 2 3 4, 4 0 और लग जाएगा। देख लीजिए, 4 0 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि 1.5 लाख ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 1.5 लाख रुपए होगा यहाँ पर। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है। सभी छोटे घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। हमें यहाँ पर पहले तो ये निकालना है कि भाई कितने छोटे छोटे घन काटे गए हैं उस बड़े वाले घन से। आप सभी को पता है कि जब एक आकार को दूसरे आकार में बदला जाता है या छोटे छोटे आकारों में बदला जाता है तो वॉल्यूम नहीं चेंज होता। ठीक है, तो अगर हम कहें कि बड़ा वाला घन का वॉल्यूम कितना होगा, है ना। घन मतलब क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? 10 का क्यूब होगा, है ना। ए क्यूब होता है क्योंकि भुजा हमारा 10 है, तो 10 का क्यूब। ये जो वॉल्यूम है किसके बराबर होगा? छोटे छोटे जितने भी घन बनेंगे उसके टोटल वॉल्यूम के बराबर। तो मान लीजिए कि यहाँ पर n क्यूब्स हैं। ठीक, तो एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? 2 का क्यूब, है ना। एक ठो घन का वॉल्यूम कितना होगा? 2 का क्यूब, और n क्यूब्स हैं हमारे पास, तो n इतना हो जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? सीधे सीधे n की वैल्यू हो जाएगा 10 का क्यूब बटे 2 का क्यूब। क्यूब दोनों में लगा है तो 10 बटे 2 और पूरे का होल क्यूब कर सकते हैं। मतलब ये हमारा हो जाएगा ऐसे 10 बटे 2 और पूरे का यहाँ पर क्यूब किया जा सकता है क्योंकि दोनों में क्यूब है, तो 5 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 125 हो गया। ठीक, तो 125 घन हैं हमारे पास यहाँ पर छोटे छोटे वाले। उन सभी का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि एक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a²। हमारे पास 125 ठो हैं तो 125 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। किससे? 125 से। कर लीजिए, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 6 गुणे 2 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये छोटे छोटे वाले का पूछा गया है। तो 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर 125 हो गया। क्लियर? 125 का 4 गुना, 125 का डबल 250, 250 का डबल 500, तो ये 500 गुणे 6 यानी कि 3000। तो 3000 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है ना। आगे चलिए अगले सवाल पर। परसेंटेज का बहुत सिंपल सा सवाल। 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 18% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तीसरी संख्या यहाँ पर मान लीजिए कि 100% है। ठीक है, तीसरी संख्या कितनी है? 100%। तो जो पहली संख्या है वो 30% अधिक है इस तीसरी वाली से, तो 100 से 30 अधिक करेंगे तो 130% हो जाएगा कि नहीं। और दूसरी जो संख्या है वो 100% से 18 अधिक है, तो मतलब 118% हो गया। बहुत आसान सा प्रश्न होता है ये। ठीक, इनका रेशियो चाहिए हमें, तो पहले तो परसेंट से परसेंट आपका ख़त्म हो जाएगा, है ना। अब इसको काट लीजिए यहाँ पर 2 से,
2 से जैसे ही हम लोग काटेंगे यहाँ पर तो 65 दूना 130 और इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 59। ठीक है, तो 65 और 59 का रेशियो आएगा, ऑप्शन नंबर 3। कितना आसान सा सवाल था, आई होप समझ आ गया होगा। चल दिए अगले सवाल पर। यहाँ पर जो आपके पास डाटा दिया गया है इसका माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने का बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका हमने आपको बताया था, कोई फार्मूला नहीं यूज़ करना है, बस देखिए कैसे करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू को एक एक करके काटते जाना है पेयर में। सबसे छोटी के साथ सबसे बड़े को काटिए, है ना। अब इनमें हमारे पास देखिए 49, 91, फिर ये सब कुछ दिया है। इसमें सबसे छोटा कहाँ है, सबसे छोटा आपको 14 दिख रहा है, तो इसके साथ सबसे बड़े को काटिए। सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, यहाँ पर आप देख पाएंगे 92 है, कट गया। अब इनके कटने के बाद अब फिर से जो सबसे छोटा बचा है और सबसे बड़ा उनको काटिए। तो देखिए सबसे छोटा अब कौन है, यहाँ पर 20 है, तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, यहाँ पर 91 दिख रहा है, कट गया। एक एक करके काटते जाना है। फिर सबसे छोटा और सबसे बड़े का पेयर काटेंगे, तो सबसे छोटा अब कौन दिख रहा है, यहाँ पर 21, तो सबसे बड़ा यहाँ पर 90 दिख रहा है। फिर अब सबसे छोटा कौन है, यहाँ पर 24 है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर ये हो जाएगा 66। ठीक, फिर सबसे छोटा कौन है, यहाँ पर 32 है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर 49 हो गया। बचा कितना नंबर है, यहाँ पर एक ही नंबर बचा हुआ है, यानी कि 46 बचा हुआ है। ठीक है, तो 46 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों 2 नंबर बचते लास्ट में, ठीक है, तो उन दोनों को ये नहीं कि छोटा और बड़ा करके काट दें। जैसे मान लीजिए कि इवन नंबर हो गए, यहाँ पर जो संख्याएं हैं, डाटा की जो संख्या है वो इवन नंबर में आ गए, यहाँ तो ऑड था, है ना, तो लास्ट में एक ही बचा। अगर इवन रहते तो 2 बचता लास्ट में, तब क्या करते, जो दोनों बचते लास्ट में उनका जोड़ के सम करके 2 से डिवाइड कर देते तो आपका माध्यिका आ जाता। बस ये काम करना है आपको। क्लियर हुआ कि नहीं, आगे चलिए अगले सवाल पर। कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, बहुत सिंपल सा है। यदि 2400 रुपये को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर 1 साल बाद राशि कितनी होगी। तो चूंकि अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो रेट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आधा यानी 20 का आधा 10% हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो टाइम है वो आपका चूंकि आधा आधा साल में, 1 साल में टोटल कितनी बार देना पड़ेगा, आधा आधा साल में 2 बार, है ना। अर्धवार्षिक यहाँ पर जुड़ रहा है, तो 1 साल का यहाँ पर 2 बार हो जाएगा, 1 साल में 2 बार, तो टाइम यहाँ पर 2 बार हो गया। तो 10% के हिसाब से 2 बार यहाँ पर जुड़ेगा। हमें क्या चाहिए, 1 साल बाद राशि कितनी होगी, मिश्रधन बताना है। तो मिश्रधन सीधे सीधे आप निकालिए। देखिए 10% है, 10% का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मतलब जो वैल्यू है 1 साल में 10 से कहाँ पहुँच जाएगी, 10 + 1 यानी 11 पहुँच जाएगी, जो मतलब एक बार में। ठीक है, एक बार में 10 से 11 पहुँच गई एक छमाही में, तो 2 छमाही है चूँकि, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, 2 बार कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा आपका 121। 121 का ही वैल्यू निकालना है आपको। अब आप ये देखिए बड़े गौर से कि 121 में 11 है, 11 × 11, हमें इसी 121 की वैल्यू चाहिए। तो 121 का मतलब 11 है ना, तो 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। वैसे भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे, सुनिए। ये जो 2400 रुपये है ये मूलधन है, तो 2400 रुपये जो है ये मूलधन है आपका, और मूलधन रेशियो में कितना है, 100 है। ठीक है, ये 100 है। हमें चाहिए वैल्यू किसकी, मिश्रधन की, जो कि 121 है। निकाल लीजिए इसको काट के, 2 0 से 2 0 कटेगा। फिर यहाँ पर 24 × 11 × 11, 24 को 11 से गुणा करेंगे तो 2 6 4 आएगा। फिर 11 से गुणा करिए, क्योंकि अभी इसका 1 11 बचा हुआ है, तो आ जाएगा 4, मतलब लास्ट में 4 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। यूनिट डिजिट से बन गया हमारा, है ना। वैसे भी लगाएंगे तो 4 हो गया, फिर 6 4 10 का 0, फिर 6 2 8 1 9, है ना, और फिर ये लास्ट में 2, तो 2904 हो गया। क्लियर, आसानी से बन गया। और अगर आप लोग इसका यहाँ पे 11 का मल्टीपल चेक करके लगाते तो उससे भी बन जाता आपका। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये गजब का सवाल है, बढ़िया सवाल है। अगर आप समझ पाएंगे तो आसानी से बन भी जाएगा। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धगोला, अर्धगोला का मतलब क्या हुआ, आधा गोला, है ना,
एक घनाभ के अंदर भरा जाता है और फिर घनाभ के अंदर पानी भरा जाता है, तो घनाभ में पानी की जो मात्रा है वो कितनी होगी, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर इस सवाल के लिए जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। तो हमारे पास एक घनाभ है, ठीक, इसमें एक अर्धगोला भरा गया है। अब इसमें फिर पानी डाला जाता है, तो पानी कहाँ सेटल होगा दोस्तों? पानी इन एरिया में सेटल होगा, इन जगहों पे, है ना, इन जगहों पे पानी आ जाएगा। यही पानी बताना है कि कितना पानी इसमें समाएगा। हम एक काम कर सकते हैं कि पहले टोटल वॉल्यूम निकाल लें घनाभ का, उसमें से ये जो आधा गोला है इसका वॉल्यूम घटा दें, अर्धगोले का वॉल्यूम घटा देंगे, तो जो ये खाली जगह बचे हुए हैं इनका वॉल्यूम आ जाएगा और वहीं पर आपका पानी भी भरा होगा। अब सुनते जाइए, यहाँ पर ये है आपका रेडियस, ठीक है, यह है आपका कितना रेडियस, रेडियस कितना गिवन है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, है ना। अब ये भी आपका रेडियस है, मतलब इसका जो हाइट है वो भी आपका 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 3 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक। अब बड़े गौर से समझिए, इसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, है ना, क्योंकि लंबाई तो टोटल कितना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 3 ये मतलब कि 6 हो जाएगा। तो लेंथ जो है दोस्तों यही समझने वाला है, लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, ब्रेड्थ कितनी होगी ये बताइए? ब्रेड्थ कहाँ होगा? इसके नीचे होगा, और नीचे में इतना ही ना बनेगा, ठीक है, इतना ही ना बनेगा, क्योंकि ये जो टोटल डायमीटर है वो क्या है, वो चारों तरफ है। टोटल जो ये डायमीटर है 6 सेंटीमीटर का वो चारों तरफ है, मतलब कि जो इसकी चौड़ाई होगी वो भी 6 सेंटीमीटर की बनेगी। क्लियर है? वो भी 6 सेंटीमीटर की ही बनेगी। अब इसके बाद जो इसकी गहराई है यानी कि हाइट बस यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का बनेगा, मतलब ये वाला, तो ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, बस क्लियर हो गया। अब आ जाइए यहाँ पर, तो सबसे पहले वॉल्यूम किसका लेंगे हम लोग? यहाँ पर घनाभ का। घनाभ का वॉल्यूम कितना होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगा कितना? 6 गुणे 6 गुणे यहाँ पर 3। इसमें से हम लोग आधे गोले का वॉल्यूम घटा देंगे। अर्ध गोले का वॉल्यूम कितना होता है? अर्ध गोले का, चूँकि पूरे गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आधे गोले का कितना हो जाएगा? 2/3 पाई, और पाई की वैल्यू दी कितनी गई है? 3.14 बोला है, तो इसको लिख लीजिए 314/100, है ना। आर क्यूब, तो रेडियस कितना है? 3, तो 3 का यहाँ पर क्यूब हो जाएगा जो कि 27 आता है। इसको सॉल्व कर लेना है, कितना होगा? काटिए, 3 से ये यहाँ पर कट जाएगा कितनी बार में? देखिए 3 से अगर इसको काटेंगे तो 9 3 27, 9 बार में कट गया, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे या फिर यूनिट डिजिट लगा लीजिए। यूनिट डिजिट से यहाँ पर आसानी से बन जाएगा दोस्तों। यूनिट डिजिट से अगर लगाएंगे हम लोग तो देखिए बड़े गौर से, यहाँ पर है 6 छक्के 36, मतलब 6 आया, 6 3 18 यानी कि 8 आ गया। बड़े गौर से समझते जाइएगा। फिर इसको देखिए, 2 चौके 8, है ना, 8, फिर यहाँ पर 8 9 72, 72 का मतलब यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, 2 आ गया, तो यहाँ पर तो 6 आ रहा है भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। अच्छा ठीक है, ठीक, सही है, सही। देखिए अब यहाँ पर इसका जो है ये यूनिट डिजिट, ये होल नंबर का यूनिट डिजिट है, मतलब इसके बाद पॉइंट में 0 0 लगा सकते हैं इसके पॉइंट में। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो डिवाइड में आपका 100 है, मतलब ये तो लास्ट वाला हुआ। जब डिवाइड में 100 करेंगे तो एक डिजिट और छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। अब इनको हमें माइनस करना है, तो माइनस करेंगे अगर, तो ये 100 है। 100 में अगर यहाँ पर आपका जो भी आएगा इसमें 2 माइनस करेंगे तो 2 वैल्यू आ रही है। मल्टीप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या दिक्कत है ना। देखिए यहाँ पर 6 छक्के 36, 36 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, या फिर 6 3 18, 18 छक्के 108 हो गया, तो ये हो गया 108 माइनस, इसको देखिए 9 दूना 18, 18 मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 3.14, है ना। तो इसको देखिए 108.00 लिख सकते हैं माइनस 18 चौके 72 यानी 2 हो गया, ठीक। फिर यहाँ पर बचा 7, 18 एकम 18, 18 और 7 हो जाएगा 25, मतलब इतना आएगा। तो 52, यहाँ 100 है, यहाँ 52, तो 100 में 52 घटाएंगे अगर तो 48 बचेगा लास्ट में, यानी कि 0.48 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, है ना। आगे चलते हैं।
अगर दोस्तों इस सवाल को आप लोग समझ पाएँ तो बहुत आसान सा प्रश्न है। एक व्यक्ति जो है 20 kmph, x kmph और 20 kmph की गति से 100, 408 और 1460 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति यहाँ पर 20 है तो x का मान कितना होगा। देखिए, पहली जो स्पीड है यहाँ पर 20 kmph, दूसरी जो स्पीड है यहाँ पर x kmph और तीसरी जो स्पीड है वो है 20 kmph। ये जो 20 है ये 100 किलोमीटर चलने के लिए है, ये जो है 408 किलोमीटर चलने के लिए है और ये जो है 1460 किलोमीटर चलने के लिए है। अब आप सभी जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये होता है एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज दिया कितना गया है यहाँ पर 20 के ही बराबर। अब साफ तौर पर हमको ये दिख रहा है कि भाई पहली डिस्टेंस 20 के स्पीड से, लास्ट वाली डिस्टेंस भी 20 के स्पीड से, सबका एवरेज 20 आना चाहिए। सबका जब एवरेज 20 आना चाहिए तो ये वाला भी तो 20 होना चाहिए, तब तो सबका एवरेज यहाँ पर 20 आ पाएगा। ख़त्म कहानी, हो गया आंसर, आ गया यहाँ पर, है ना। तो ये वाला भी 20 ही होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही था। बाकी आप चाहें तो टोटल डिस्टेंस ये रहे अपॉन टोटल टाइम लगा लीजिए। तो 20 की वैल्यू मतलब एवरेज स्पीड कितनी है 20 है, तो 20 की वैल्यू टोटल डिस्टेंस कवर करिए यहाँ पर। तो 100 और 400 यानी 500, 500 और 1400 यानी कि 1900, तो हो गया 1900 और 8 और 60 68, ठीक है। 1968 डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 100/20 यानी 5 टाइम हो गया पहला। दूसरा टाइम 408/x है ना, 408/x प्लस तीसरा टाइम कितना होगा, इसमें से इसको डिवाइड करिए, 2 0 ख़त्म, 114 का आधा यानी कि 7, 3 हो जाएगा, 73 हो गया। अब देखिए 73 और 5 78, तो इधर हो गया 78 प्लस 408/x इज इक्वल टू 1968/20 हो जाएगा। तो 1968/20 अगर हम लोग करेंगे इसको तो पॉइंट में तो आएगा पहली बात, है ना। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए पहले, तो 2 9 18, ठीक है, बचा 1, तो 2 8 16, फिर यहाँ पर 2 चौके 8 मतलब 984, ये भी दशमलव के साथ। तो सीधे सीधे 408 की वैल्यू कितनी आ गई, 408/x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। इसमें से इसको घटा लीजिए, तो देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो 0.4 बनेगा पहले, 98 में 78 घटाएंगे ये हो जाएगा 20। 204 का जस्ट ये डबल है 408, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 20 के बराबर। बस यहाँ से भी आ गया हमारे पास। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। इस सवाल को देखिए क्या दिया है, एक पाइप एक टंकी को 8 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकियों के 11 मिनट में खाली कर सकता है। तो एक पाइप A है, दूसरा पाइप मान लीजिए B है। ये 8 मिनट में भरता है जबकि ये 11 मिनट में खाली करने का काम करता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी पर चलाया जाता है तो टंकी का 3/4 हिस्सा मतलब 3/4 कितने मिनट में भरेगा। ठीक, देखिए 8 और 11 कैल्शियम हो गया 88, मतलब इतना ही हमारे पास भरना है, मतलब इसका 3/4 भरना है। टोटल कैपेसिटी 88, 88/8 11, 88/11 8 हो गया, लेकिन ये खाली करने का काम कर रहा है इसलिए इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव लेंगे हम लोग। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये 11 यूनिट भर रहा है और ये 8 यूनिट खाली कर दे रहा है, मतलब 1 मिनट में अगर देखा जाए तो ओवरऑल कितना ही भराएगा 3 यूनिट, क्योंकि 11 ये भरा और 8 ये खाली कर दिया, तो 11 - 8 यानी कि 3 ही यूनिट भराएगा 1 मिनट में। हमें इसका 3/4 भरना है, तो 88 का 3/4 निकालिए 3/4, तो ये हो जाएगा आपका 22 और 22 3 66, मतलब हमें सिर्फ 66 लीटर ही भरना है। 3 मिनट के हिसाब 1 मिनट में 3 यूनिट भरा रहा है दोनों मिलकर, है ना, दोनों को खोला जा रहा है तब, तो कितना मिनट लग जाएगा 22 मिनट का समय ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। आइए इस सवाल को देखते हैं। ये भी एक बढ़िया सवाल है, मतलब आसान सा सवाल है, बन जाएगा। केंद्र O वाले एक वृत्त पर बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। वृत्त की त्रिज्या 7 है और बिंदु P से केंद्र O के बीच की दूरी 25 है, तो बिंदु P से स्पर्श बिंदु तक की
स्पर्श रेखा की लंबाई हमें निकालनी है। देखते जाइए, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा कुछ ऐसे खींचा गया है, ठीक है। इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो कुछ गिवन है आपको, है ना, इस तरीके से। अब सेंटर से अगर यहाँ पर ऐसे रेडियस डाला जाएगा तो ये 90 डिग्री बनाएगा। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब यहाँ पर ये 90 हो गया। हमें दिया क्या है, ये सेंटर O है, ठीक। ये पॉइंट P है आपका, ये पॉइंट P है। और देखिए यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या ये 7 है, फिर और बिंदु P से O के बीच की दूरी मतलब ये 25 है। P से O के बीच की दूरी ये 25 है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा है, ये 24 होगी। 7, 24, 25 ट्रिपलेट पढ़े हैं। ट्रिपलेट यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स। तो अगर ये 7 ये 25 है तो पक्का ये 24 होगा। वैसे भी आप लोग निकाल सकते हैं 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा के। 25 का स्क्वायर 625, ठीक है, 625। इसमें से घटा देंगे 7 का स्क्वायर जो कि 49 होता है, और इसका लगा देंगे रूट, तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू निकल जाएगी। देखिए ये कितना होता है, यहाँ पर घटाएंगे तो 484 आ जाएगा। एक सेकंड, 576 आएगा ना, 576 आ जाएगा, और 576 का वर्गमूल 24 होता है। बस आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। आगे चलिए, बहुत सिंपल सा सवाल था। अगर आप विजुअलाइज कर पाएँ चीज़ों को तो इसमें डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से बिना पेन उठाए लगा सकते हैं। एज से रिलेटेड सवाल है ये। आज से 3 साल पहले पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र के 2 गुने से 14 साल अधिक है। अब से कितने साल बाद वह अपने बेटे की उम्र का 2 गुना हो जाएगा? आज से 3 साल पहले, इसका तो सीधा आंसर 14 ही आएगा, बट कैसे समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पर फादर की उम्र F है अभी का, और सन का उम्र यहाँ पर S है। तो 3 साल पहले दोनों की एज कितनी हो जाएगी? F-3 और S-3, ठीक। 3 साल पहले जो पिता की उम्र है, ये वाली जो उम्र है वो किसके बराबर है? बेटे के 2 गुने से 14 अधिक। तो इसके डबल से कितना अधिक? 14 अधिक हो जाएगा। बस आ गया हमारा आंसर। देख लीजिए, देखिए इधर हो जाएगा F, ये 2S इधर आएगा तो माइनस का 2S इज इक्वल टू, है ना, ये 25 नहीं है, S है। अब देखिए ये हुआ माइनस का 6, 14 में से 6 घटाएंगे प्लस का 8, ये उधर जाएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 11 आएगा आंसर। अब देखिए कैसे आएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया कैसे? देखते जाइए। ये 3 दूना 6, माइनस का 6 हुआ, 14 माइनस 6 8 आएगा, ये -3 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 8 + 3 यानी कि 11। अब इसमें कह रहा है कि अब से कितने साल बाद वह अपने बेटे की उम्र का 2 गुना होगा। कितने साल बाद अपने बेटे की उम्र का 2 गुना होगा? तो देख लीजिए यहाँ पर अगर हम माने कि t साल बाद, है ना, तो F + t और S + t, है ना, तो बेटे की उम्र का डबल हो जाएगा। ये यहाँ से देख लीजिए वही चीज़ फिर से आ गया, तो F माइनस ये 2S इधर आ जाएगा तो -2S हो जाएगा, ये 2t, ये -t उधर जाएगा तो 2t - t, सिर्फ t बचेगा। यही t हमको चाहिए। F - 2S की वैल्यू 11 है तो यहाँ पर हो जाएगा 11 की वैल्यू t हो गया, t यानी ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। डिस्काउंट का ये सवाल बहुत बेहतरीन है। इसमें कह रहा है खुदरा विक्रेता एक वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं प्रदान करता है। पहला जो डिस्काउंट है 27% की 2 सक्सेसिव। दूसरा कह रहा है कि भाई 36% के बाद 45% का डिस्काउंट। फिर यहाँ पर कह रहा है 19% और 32% का डिस्काउंट। फिर यहाँ पर कह रहा है कि भाई 34% और 7% का डिस्काउंट। सक्सेसिव हमें निकालना है। सक्सेसिव 2 का सक्सेसिव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मान लीजिए कि एक डिस्काउंट A% का है और दूसरा डिस्काउंट B% का है, तो जो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होगा वो होगा A + B - AB/100। ये सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इससे आप लोग निकाल सकते हैं, है ना, कहाँ पर डिस्काउंट सबसे कम होगा? जहाँ पर सबसे डिस्काउंट कम होगा वहीं पर जो सेलिंग प्राइस हो ज़्यादा बनेगी, ठीक है। हमें पूछा है अधिकतम विक्रय मूल्य, सबसे ज़्यादा सेलिंग प्राइस, तो जहाँ डिस्काउंट कम होगा वहाँ सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी, है ना। देखिए 27% की 2 डिस्काउंट, तो पहले में कह रहा है कि 27%
और दूसरा भी 27% के, 2 डिस्काउंट। हम मान लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी है तो हम इसको इग्नोर करते हैं, सिर्फ इनको लेकर चलते हैं, इन्हीं से हम रियलाइज़ कर लेंगे। देखिए 27 कितना हो जाएगा, 54, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरे में 36 और 45 है, तो 36% और 45%, इन दोनों का सम कितना होगा, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 4 3 7 1 8, 81%, ठीक। देखते जाइए, यहाँ 19 और 32, तो 19 और यहाँ पर 32 दोनों को जोड़ेंगे, 9 2 11, यानी 51 आ गया है ना, कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 34 और 7 है, तो 34 और यहाँ पर 7 जोड़िए, 6 मतलब 41 हो गया। तो सबसे कम जो डिस्काउंट दिख रहा है हमें वो यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, यानी चौथे नंबर पे। तो सबसे कम डिस्काउंट यहाँ पर होगा, और जब सबसे कम डिस्काउंट होगा तो वहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा बनेगी, मतलब 4th नंबर है ना, 4th नंबर, ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट होगा। क्लियर हो गया सभी को, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और आज की क्लास में हमने 15 सवाल बेहतरीन किए गए हैं, जो कि 10 तारीख वाले पेपर के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी के जो सवाल हैं वो हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं, जो बचे हुए प्रश्न हैं, ठीक है। ये क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।